गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास से शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग का क्या टारगेट है कि अब की बार 110 पार यानी 66वीं बीपीएससी जो होगा उसमें हम लोगों को कितना नंबर लाना है, तो प्री में कम से कम 110 नंबर। ऐसा क्यों? थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि मैंने अपना मार्कशीट लगाया था कि उसमें कितना नंबर हमें आया था, तो उसमें सुधार करना है और इस बार 110 से ज़्यादा नंबर लाना है। इसी कड़ी में क्या करना होगा, जोरदार पढ़ाई। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं यानी बीपीएससी में अब तक जितने भी पूछे गए हैं उन सब के बारे में हम लोग उसका अध्ययन कर लेंगे और उसके बाद इसी तरह से पढ़ाई चलता रहेगा और ताकि जो प्री का जो एग्ज़ाम हो उसमें नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाए जा सके। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन था प्री में एक आया हुआ था, यह देखिए 64वीं बीपीएससी के प्री में आया था जो 2018 में हुआ। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं? तो यह इसका उत्तर तो जानते हैं, कहाँ है? मेहरगढ़ है। तो थोड़ा देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है। किसको? मेहरगढ़, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में कौन, तो लहुरा देव को माना गया है, जो आधुनिक खोज हुआ है। लेकिन जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं उसमें क्या मिलेगा आपको? मेहरगढ़ ही मिलेगा, जो पाकिस्तान में है। और वहाँ से 7000 से लेकर 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय महाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन आता है कि चावल के साक्ष्य वाला स्थल, उसका क्या जगह का नाम है? कोल्डिहुआ। कोल्डिहुआ कहाँ है? तो यह प्रयागराज यानी इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। याद हो गया? तो क्या समझे हम लोग? सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ है, प्राचीन साक्ष्य यानी पहले से लोग यही रटते आए हैं, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। नई खोज के हिसाब से उत्तर प्रदेश का लहुरा देव जो प्रयागराज में स्थित है, और चावल का साक्ष्य प्राचीनतम तो कोल्डिहुआ, यह भी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। और भारत में कौन है? तो उसका नाम है लहुरा देव, संत कबीर नगर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग यानी जो कांस्य युगीन सभ्यता है या ताम्रपाषाण सभ्यता, इसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। किसको? तो ताम्रपाषाण युग। देखिए 44वीं बीपीएससी में पूछा गया था। यहाँ देखिए, ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उसे ही प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहते हैं। ताम्र यानी कॉपर और पाषाण यानी पत्थर, तो यही हो गया कैल्कोलिथिक। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? हड़प्पा की बात हो तो लाल, और उसके बाद जो आगे आएगा वैदिक सभ्यता, सबसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग नीचे देखेंगे। तो हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग भी किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे जो चित्रित मृद भांड होते थे। मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। आगे देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? बताइए। तो युग जो बांटा गया है प्रायः किस आधार पर? एक, जिसका कोई लिखित साक्ष्य न हो तो वह प्रागैतिहासिक काल है।
दूसरा, जिसका लिखित साक्ष्य है लेकिन उसको पढ़ा न गया हो तो वह अर्ध ऐतिहासिक काल है। और एक ऐतिहासिक काल यानी जिसका लिखित साक्ष्य है उसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल आता है। तो ऐतिहासिक काल का निर्धारण क्या किया गया? तो पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर, वो तो जान ही गए। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी बताइए? उसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? उसमें बहुत सारे स्थल थे, लेकिन जो इस विकल्प में होगा पक्की ईंट से बनी इमारत, क्योंकि जितने भी उसके इमारत बने हुए हैं, जितने भी उसके अवशेष मिलते हैं, सब क्या है? तो पक्की ईंट का बनाया गया है। यही सबसे बड़ी उसकी विशेषता है। ऐसे नगर नियोजन आ जाता है, फिर ड्रेनेज सिस्टम या कोई सड़क का निर्माण, तो सब में तो ईंट का ही इस्तेमाल होगा। अतः सबसे उपयुक्त आंसर इसका पक्की ईंट से बनी इमारत ही होगा। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो नगर नियोजन को माना गया है। यह नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे और पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार एवं अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है बताइए? तो हम लोग जानते हैं कि लोथल क्या था? यह बंदरगाह था। लोथल जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, जो भगवान नदी के किनारे पर था। तो यह हड़प्पी नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल मिला है? टेराकोटा मतलब क्या? सिंपल याद कीजिए, जो मिट्टी के जो खिलौने बनाए जाते हैं उसी को कहा जाता है टेराकोटा। यानी उसको आग में पका कर बना दिया जाएगा। तो जो हड़प्पाकालीन स्थल जिसमें टेराकोटा का हल यानी जो खेत बैल से जब खेत जोता जाएगा ना, किसी तो हल की सहायता से, तो वही हल मिला है, यानी मिट्टी का हल। तो कहाँ से मिला? तो वह बनौली से, क्या? बनावली से मिला। कहाँ से? तो बनावली। और ये बनावली है कहाँ? तो बनावली यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली है। हरियाणा में है बनावली, और वहीं से मिट्टी का हल मिला है। कालीबंगा, तो ये कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा आपके राजस्थान में है। धौलावीरा, तो धौलावीरा में सबसे अच्छा वहाँ का जो जल निकासी व्यवस्था था वो सबसे अच्छा था, और यह गुजरात में है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हम लोग जानते हैं कि बार बार क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा के उत्खनन से कौन जुड़े हैं, फिर आएगा कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन जुड़े हैं। तो याद कर लीजिए, हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, और इससे जुड़े हुए व्यक्ति, इनका नाम क्या था? तो एक है राखलदास बनर्जी और दूसरा का नाम आएगा दयाराम साहनी। तो राखलदास बनर्जी, यहाँ देखिए, दयाराम साहनी का संबंध है हड़प्पा के संरक्षण से। तो दयाराम साहनी हड़प्पा के संरक्षण से, और राखलदास बनर्जी, तो इनका संबंध था मोहनजोदड़ो से। यहाँ देखिए, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। कब? 1921 में। 1926 से 27वें वर्ष से लेकर 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स, यह भी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान जैसे के दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से नहीं जुड़े हैं, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहास के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए, 9वां क्वेश्चन, यह भी कितना बार एग्जाम में आया है। तो बोगज कोई का महत्व है, मतलब क्या है? तो यह वहाँ से एक समझौता पत्र मिला था जिसमें भगवान और कहा जाए कि मानव के बीच समझौता है, और यह मिला कहाँ? तो ईरान के इलाके से मिला था। तो देखिए, ईरान कितना पश्चिम में है, और आज जो आर्य लोग हैं वह यहाँ पर हैं, और इन्हीं से संबंधित देवी देवताओं के उसमें नाम अंकित थे। तो इसी से साबित होता है कि आर्य पश्चिम से पूर्व की तरफ आए थे। तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगज कोई एशिया माइनर से
14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे हैं तथा जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राजा यानी क्या, एक तरफ आर्य होगा और दूसरी तरफ 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ। और क्यों हुआ था? तो पुरोहित के लेकर, क्योंकि जो आर्य थे उन्होंने अपना पुरोहित किसको बनाया? वशिष्ठ को बनाया। इसके खिलाफ जो यहाँ के क्षत्रिय राजा थे वे लोग उनसे भिड़ गए, क्योंकि विश्वामित्र को पुरोहित का पद न मिला था। अतः विश्वामित्र ने एक संगठन बनाया और उनसे लड़ मरे। देखते हैं तो यह घटना किस नदी की है? परुस्नी यानी रावी की बात हो रही है। तो 10 राजाओं का युद्ध परुस्नी नदी यानी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारत के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हरा दिया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दूह, यदु, पुरु, तुरु, हसु ये सब क्या थे? तो 5 आर्य भी थे और 5 लघु जनजातियों का समूह भी सम्मिलित था, जिनके पुरोहित कौन थे? तो विश्वामित्र थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम क्या था? एक पान करने वाला रस, सोम रस। तो देखिए यह कौन सा मंडल सिर्फ और सिर्फ सोमदेव को समर्पित है? तो यह 9वां मंडल है। तो आगे देखिए ऋग्वेद में क्या है? तो कुल 10 मंडल हैं और 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मंजुवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह सोम एवं स्पेक पर नामकृत देवता के नाम पर। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र तो यह भी ऋग्वेद में किस मंडल में? तो यह 3य मंडल में। इसके रचनाकार कौन थे? तो विश्वामित्र को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यह देखिए कितना बार एग्जाम में आया है। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट गांव है, लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ, यानी माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ है। और जो माता है वह लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख कौन था? तो चेटक की बहन थी। और पिता जो क्षत्रिय थे वो ज्ञात्री कुल के प्रमुख थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। और कुछ प्राचीन एनसीईआरटी में लिखा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व था, यानी 50 साल का डिफरेंस है लगभग। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशनों ने भी यही जन्मतिथि प्रकाशित किया है। तो हम लोग को इसके बारे में ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। आगे देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, महात्मा बुद्ध। और आगे देखिए महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन से संबंधित हैं, जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर। तो इनका जो मृत्यु हुआ था वह पावापुर में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, यानी जन्म वैशाली के कुंडग्राम में। उनके पिता सिद्धार्थ थे, वो तो जान ही चुके हैं, जो वजी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 547 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान पर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। कौन? तो भगवान महावीर की बात हो रही है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनका दामाद था, यानी उनके पुत्री का पति था। नाम क्या था उसका? जमाली था। तो भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नामक के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली के बाद महावीर का विरोध किया कौन? तो जमाली जो था यह बाद में महावीर स्वामी का विरोधी बन गया और बहुत्तरवाद नामक एक नए संप्रदाय की शुरुआत की थी। कौन? तो बहुत्तरवाद
संप्रदाय की शुरुआत करने वाला कौन था? तो जमाली महावीर स्वामी का दामाद था। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गंधर कहा जाता था, कौन कौन थे? इतने याद कर लीजिए। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाई थे। आर्यवक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्यपुत्र, अकम्पित, अचल, मैत्रेय तथा परभास, ये सब क्या थे? तुमके गंधर थे। क्वेश्चन आता है कि सारे गंधर जो उनके मृत्यु के पश्चात कौन था जो गंधर जीवित था? कमेंट कीजिएगा। मात्र एक ही गंधर था जो उनकी मृत्यु के पश्चात भी जिंदा था, बाकी सब उनकी मृत्यु से पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? यानी सबसे प्राचीन कौन है? तो उसका नाम है 14 पूर्व। तो 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। यानी अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय में जानने वाले अंतिम विजय व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में ही किया गया था। तो प्रथम जैन सभा कब होगा? पाटलिपुत्र में होगा, यह भी याद कीजिएगा। यहाँ देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? यानी अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? उस घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। क्यों? अब तक यह हो रहा था कि ब्राह्मण लोग ही दूसरों को उपदेश देते थे। पहली बार हुआ कि ब्राह्मणों को ही कोई अदर, यानी क्षत्रिय मान लेते, क्षत्रिय थे तो कोई अदर कास्ट वाले ने उपदेश दिया था। इसी को कहा गया कि जो दुनिया का जो चक्र था वो घूम गया, धर्म चक्र परिवर्तन घटना को कहा गया। 6 वर्ष की साधना के पश्चात, यानी यह घटना कहाँ हुआ? सारनाथ में। के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में फल्गु नदी या उसकी सहायक कहेंगे निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वह स्थान आज बोधगया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार आरंभ किया और उरुवेला में सबसे पहले वे ऋषिपत्तनम यानी वर्तमान में सारनाथ गए थे। यानी उरुवेला से कहाँ गए? सारनाथ गए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख, पहला देखे दुख है दुनिया में, दूसरा दुख का अंत उनके समाधान से संबंधित था। यानी दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख का जो कारण है उसका अंत किया जा सकता है। इसके बारे में उन्होंने जो उपदेश दिया इसे ही 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? जब ज्ञान प्राप्त कर लिए तो निर्वाण प्राप्त करेंगे, लेकिन महापरिनिर्वाण यानी जब वो शरीर त्यागेंगे तो कब त्यागेंगे? यानी कि नॉर्मल भाषा में कहिए कि उनको मृत्यु की प्राप्ति कब हुई? तो कुशीनगर में हुई, वह स्थान है। और देखिए कितना बार पूछा है। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली, कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे थे, जहां पर वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका यानी आम का जो जंगल होगा यानी आम की बागान होगा उसमें रहे थे। उसने बुद्ध को सुकर माधव यानी सुकर का जो मीट था वह खाने के लिए दे दिया। और यह खाने से क्या हुआ? भगवान बुद्ध को रक्ता से मतलब कि पेट से वह खून, उनका पेट खराब हो गया, नॉर्मल बात समझिए, और पेट में दर्द होगा जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। और जो कुशीनारा था वह कहाँ था? तो यह कुशीनगर मल्ल राज की राजधानी में पहुंचे थे और यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, यह बौद्ध धर्म ग्रंथ है।
तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें विनय पिटक क्या है, तो यह संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं हैं। यानी कि अगर आप संघ में रह रहे हो तो वहाँ का कुछ मैनुअल होगा, कुछ कायदे कानून होंगे, वह इसमें लिखा गया है, जो आपको टर्म एंड कंडीशन है वो आपको फॉलो करना था। दूसरा था सुत्त पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के वचन थे। और तीसरा था अभिधम्म पिटक, यह दार्शनिक सिद्धांत था। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, यानी दोनों में अंतर है, बताइए। तो अहिंसा दोनों में समान है, वेदों के प्रति उदासीनता, दोनों में वेद के प्रति लोग न्यूट्रल है, कुछ बोलता ही नहीं है। रीति व रिवाजों की अस्वीकृति यानी कर्म कांड के खिलाफ है, यह दोनों में समान है। लेकिन आत्मदमन यह दोनों में समान न है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, यानी गौतम बुद्ध न तो कठोर न ही ज़्यादा नम्र, यानी बीच का रास्ता अपनाए थे। जबकि जो महावीर स्वामी थे, इनका जो मार्ग था वह बहुत ही कठिन मार्ग था। वे यहाँ देखिए, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कितने नंबर की पीढ़ी है, बताइए। तो यह 5वीं पीढ़ी का है, कहीं कहीं 6वीं भी मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। तो महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। यानी कि जो वृक्ष था उसको या तो सूख गया होगा या बार बार उसको काट दिया गया होगा। वेदशांग के अनुसार उस मूल वृक्ष की 7वीं शताब्दी में शशांक सम्राट ने, सम्राट क्या नाम था, शशांक, यानी जो बंगाल का राजा था, ने इसको नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इसे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य अध्यय तो यह अन्य तथ्य यह भी है कि यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, यानी उसका जो पत्नी था सम्राट अशोक का, कौन, करुआ की, इसने कटवा दिया था। एक बार पुष्पमित्र शुंग ने, एक बार पूर्ववर्मा और अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया था। यानी जो सम्राट अशोक ये लोग क्या लगवाए थे, यानी के समय में काट दिया। तो अशोक की पत्नी कौन थी, करुआ की, उसने इसको काट दिया था। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसको आपको मिलेगा, 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। और तथ्यों में विवाद होगा तो बीपीएससी तो जानते ही हैं क्या करेगा, उत्तर ई बना देगा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? जो बराबर की गुफाएं हैं यह आजीविकों को दिया गया था। किसने दिया था? तो सम्राट अशोक ने दिया था। तो मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कौरन चौबार नामक गुफा प्रसिद्ध हैं। बराबर की गुफा कहाँ मिलेगा? जब आप पटना गया जाइएगा तो रास्ते में आपको बराबर की गुफाएं मिलेंगी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, तो इसके संस्थापक थे मोखली गोसाल। क्या नाम था? मोखली पुत्र गोसाल, कहीं लिखेगा, इसमें लिखा है मोखली गोसाल। तो मोखली गोसाल आरंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दिया। जिस तरह से आज देखते हैं कोई पार्टी में रहता है, उसका फिर सदस्यता त्याग कर नया पार्टी बना लेता है या नए पार्टी में चला जाता है, वही वाली बात थी। और त्याग दिया और आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, यानी नियतिवाद, जो प्रकृति ही सब कुछ है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित एवं संचालित है। यानी हम लोग एक रंगमंच के किरदार हैं बस, और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना रोल अदा करने आए हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं, नहीं कुछ छेड़छाड़ या कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे वो, तो उसका नाम था उदयन। तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और यह नगर शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य वंश की भी राजधानी रही थी।
किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उस राजा का नाम क्या था? उसका नाम था उदयन, यानी यह हर्यक वंश से संबंधित था और हर्यक वंश को ही प्रीतिहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी राजा हुए हैं प्रायः उन्होंने अपने पिता की हत्या की है, तो समझ ही सकते हो। तो हर्यक वंश में मुख्य रूप से किसका नाम आता है? तो बिंबिसार, यही इसका मुख्य या वास्तविक स्थापित करने वाला था। और बिंबिसार को उसके पुत्र यानी क्या नाम था, अजातशत्रु ने हत्या कर दी और अजातशत्रु को उसका पुत्र उदयन ने हत्या कर उसके मने गद्दी पर स्थापित हुआ। हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगिरी से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? तो राजा का नाम बताइए। तो उस राजा का नाम था यह उदयन है। तो मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करना है और अंततः वह अपना राजधानी राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित करेगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वहाँ के राजा को क्या कहा गया है? तो वैशाली था, इसको लिच्छवियों के द्वारा ही स्थापित किया गया माना गया है। तो वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी जो था वह वजी संघ में सर्वप्रमुख थे। कौन? तो लिच्छवी। और लिच्छवियों का जो प्रमुख केंद्र या राजधानी था वह कहाँ था? तो वैशाली था और इसका क्षेत्र वैशाली और मुजफ्फरपुर माना जाता था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी उसका नाम था राजगिरी या गिरिव्रज। तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बिहद्रथ वंश था, यानी मगध पर पहला कौन करेगा? तो बिहद्रथ। उसके बाद दूसरा कौन करेगा? पहला कौन था? तो मगध पर बिहद्रथ वंश शासन किया। इस वंश के पहले राजा बिहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिरी यानी गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? उसका नाम था बिंबिसार, जो हर्यक वंश से संबंधित था और यह हर्यक वंश था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। किसको? तो बिंबिसार की। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। और हर्यक वंश के बाद कौन आएगा? याद कर लीजिए। सबसे पहले बिहद्रथ शासन बनेगा, लेकिन जो सबसे प्रमुख राजा होगा वह हर्यक वंश से आएगा। हर्यक वंश के बाद दूसरा नंद वंश, जिसमें कालाशोक राजा होता है। उसके बाद नंदवंश, नागवंश या शिशुनाग वंश कहिए। उसके बाद में नंदवंश, जिसमें उसके स्थापित करना पद्मनंद, और जो घनानंद था वह अंतिम शासक, जिसकी हत्या या कौन पदच्युत करेगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश, शुंग के बाद में फिर कनौ वंश, और कनौ के बाद में सातवाहन। और सातवाहन अपनी राजधानी कहाँ ले जाएंगे? तो दक्षिण में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में पाटन या प्रतिष्ठान नामक स्थान पर ले जाते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। तो मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी उसके पुत्र उदयन ने किया। और कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से यह भिन्न था, यानी जो कौशाम्बी का भी एक राजा था उदयन, वह यह नहीं है उदयन, यह अजातशत्रु का पुत्र की बात हो रही है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो सेंड्रोकोटस जो यूनानी यानी कि ग्रीस जो प्राचीन साहित्य हैं या जो उस समय के जो लेख है उसमें सेंड्रोकोटस नामक एक राजा का वर्णन मिलता है। तो उसको और चंद्रगुप्त मौर्य को एक ही बताया। किसने बताया? तो उनका नाम था विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने, मतलब विलियम जोन्स ने क्या कहा? चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस विलियम जोन्स
वहीं एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स, एरियन व प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स, जबकि जस्टिस ने सैंड्रोकोट्स, जस्टिस ने क्या कहा, सैंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का भी उल्लेख किया है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा था ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि यहाँ देखिए सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों यानी ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया था, यानी उन्होंने पढ़ने में इसकी सफलता प्राप्त की थी। तो किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किंतु उन्होंने लेखों के देवा नाम प्रिय की पहचान सिंहल के राजा तीस से कर डाली थी। यानी जो देव नाम प्रिय शब्द हम लोग जानते हैं कि वह अशोक के बारे में है, उसको इन्होंने क्या बता दिया? तो सिंहल राजा यानी आज के जो श्रीलंका के राजा थे, क्या नाम था उनका? तीस से कर डाली थी। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों में दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः 1915 में मस्की यानी कर्नाटक से प्राप्त लेख में भी अशोक का नाम पढ़ लिया गया, जिससे साबित हुआ कि जो देव नाम प्रिय था वह किसका नाम था? तो अशोक का था, न कि तीस का नाम यानी जो सिंहल राजा का था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज नामक पुस्तक है वह मेगास्थनीज यह सम्राट अशोक से पहले की बात है। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने क्या किया? तो सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और उसका जो एक दरबारी था, क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। वह सेल्यूकस निकेटर का दरबारी कौन? मेगास्थनीज यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और वहीं पर बहुत दिन रहा था और वहीं पर उसने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था इंडिका। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, अनेसिक्रियस, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनका विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक तो वही मेगास्थनीज था, तो जान ही गए। और इसमें क्या मिलेगा? तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था, यानी जो उसका प्रशासन किया जाता था। और जो 30 सदस्य थे वह प्रायः बटे हुए थे किस में? तो 6 समितियों में बटे थे और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य क्या होगा? तो बिक्री कर वसूल करना। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूला जाता था, यानी कि कोई टैक्स सरकार लेगा, कितना लेगा? तो 10% सरकार टैक्स के रूप में लेती थी। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। यह सब उस समय का फैक्ट है जो बार बार क्वेश्चन में आते हैं। मेगास्थनीज दूत था, कहाँ का? तो यह सेल्यूकस निकेटर का दूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकेसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? उसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ यह अंतिम मौर्य सम्राट और इसकी हत्या इसके ही सेनापति क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। जब यह सैन्य निरीक्षण करने गया था तो उसी समय इसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में एक नए राजवंश यानी शुंग वंश की स्थापना की जाएगी। यह घटना है 184 ईसा पूर्व की बात है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? रुद्रदामन का संबंध है, यह कहाँ से है? यह जूनागढ़ है, यानी जो आज का गुजरात है, जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है या गिर के जो शेर हैं वह यहीं पर मिलता है, यानी गुजरात का काठियावाड़ इलाका। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक का 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंद गुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं।
यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? बताइए किसमें जैन धर्म से संबंधित कौन था? वह था खारवेल। ये कौन खारवेल? रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है या रुद्रदामन, यह क्षत्रप था और यह पश्चिम यानी गुजरात से संबंधित है। इसी तरह से खारवेल का नाम आता है। तो यह पूर्व से संबंधित यानी यह उड़ीसा यानी कलिंग का राजा था। तो कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा यानी ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख मिलता है। यानी कि हाथी गुम्फा का अभिलेख किससे है? तो खारवेल से संबंधित है। इस पर डेट नहीं है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था और हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है किससे है? तो महामेघवाहन वंश से है। उस वंश का नाम क्या है? तो महामेघवाहन वंश है। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन क्या है? तो वह एक हाथी गुम्फा अभिलेख ही है जिसमें खारवेल के बारे में जानकारी मिलता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो जो विजेता होगा। दुख की बात है कि नेपोलियन तो बाद में आया और लेकिन प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो हम लोग को भी वही पढ़ना है। यह नाम है महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार क्या नाम है इनका? तो विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर प्रभावित हुए और उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेख हरिसेन को माना गया है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था उसका नाम बताइए। तो उनका नाम था स्कंद गुप्त है। हुनों का पहला आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के शासनकाल यानी कब की बात है? तो 455 ईस्वी में हुआ तथा स्कंद गुप्त के हाथों में बुरी तरह पराजित हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया और स्कंद गुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक 6ठी शताब्दी के आरंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों का कब्जा हो गया था। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा गया है? अपरहत मतलब क्या होगा? बिना जोती हुई जंगली भूमि या सिंचित भूमि या घने जंगलों वाली भूमि या जोती हुई भूमि, तो उसको अपरहत किसको कहा गया है? तो यहाँ देखिए, बिना जोती हुई जंगली भूमि वह अपरहत है। यानी बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो उसे अपरहत भूमि कहा गया है। यह गुप्तकालीन राज व्यवस्था का एक पद है यानी टर्म है। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। याद कीजिए, चीनी यात्री में सबसे पहले कौन आया? फाहियान आया था। किसके समय में? तो फाहियान आया था आपको विक्रमादित्य सेकेंड के समय में। हर्षवर्धन के समय में हुएनसांग। और यह क्या नाम है इसका? सुंग युन। तो यह कब आया? तो 515 से 520 की ईस्वी के बीच में आया था। ये 515 से 520 में। तो चीनी यात्री सुंग युन 518 में आया था और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्र की थी। यानी कि यह हर्षवर्धन के काल से पहले आया था भारत में। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो उसका नाम था, क्या नाम था? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय की सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा उत्कल मतलब तो उड़ीसा हो जाएगा। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में ही उपलब्ध था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने
तांग शासकों यानी चीन के शासक थे की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया और अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था सी यू की। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन, तो इनके पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। कलहन के पुस्तक का नाम राजतरंगिणी। कलहन ने राजतरंगिणी में, कलहन का जो राजतरंगिणी है इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था और जय सिंह भी जो कश्मीर के ही राजा थे जिनका संबंध लोहार वंश से था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। अदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? अदंतपुरी यह भी बिहार में है, नालंदा यह भी बिहार में है। तो यहाँ देखिए अदंतपुरी जिसे उदनापुर भी कहा गया है प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था और इसकी स्थापना पाल वंश के शासक प्रथम शासक का नाम था गोपाल ने की थी। और इन सबको नष्ट किसने किया? तो मुस्लिम आक्रमणकारी क्या नाम था? मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने किया था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश के संस्थापक का नाम नान्य देव था। आगे देखिए कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्य देव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को अपना राजधानी बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी तक चला और इसी को ही मिथिला का, इस काल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक, पहला शासक क्या है? नान्य देव, और अंतिम शासक क्या नाम होगा? हरि सिंह। तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह को माना गया है। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे और यह भी बहुत पढ़े लिखे हैं, यानी कला और साहित्य के महान संरक्षक थे और इन्होंने ही पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से सामने आ गई, यानी प्रकट हुई? तो वह काल है धर्मशास्त्र के समय में, यानी धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों जैसे अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव हुआ। अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का वर्णन किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। इनमें से पहले प्रकार के शूद्र को ही अस्पृश्य माना गया है, यानी निर्वसित मतलब जिसको निकाल दिया गया हो। कनिष्क के दरबार में या शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह कश्मीर का कुंडलपुर आंसर है इसका। तो बौद्ध में कितना हुआ? तो बौद्ध धर्म के 4 संगतियाँ होती, कितने? 4। पहला कहाँ होगा? राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर के कुंडलवन। पहला जो राजगिरी में होगा इसमें राजा क्या नाम है उसका? तो भगवान बुद्ध की मृत्यु के ही समय यानी अजात शत्रु के समय। दूसरे के समय में वैशाली, उस समय राजा कौन होगा? तो काला शोक। तीसरा पाटलिपुत्र में राजा कौन? तो नाम अशोक। चौथा जो कुंडलपुर में होगा और उसके राजा कौन होंगे? तो कनिष्क महोदय। तो बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति सभा कुषाण शासनकाल के कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। कौन? तो वसुमित्र। और इसमें उपाध्यक्ष थे जिसको पटना यानी पाटलिपुत्र पर जब कनिष्क ने आक्रमण किया था तो यहाँ के एक विद्वान थे, उनका नाम था अश्वघोष, इनको ले गया था। तो यह उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार हुआ। अतः क्या होगा कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक हीनयान और एक महायान, यानी कनिष्क महायान का समर्थक था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्थरों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और इस समय मगध का शासक कौन था? तो अजात शत्रु था।